हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस का केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा फोकस होगा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर भी है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की हेडिंग को ही जानेंगे, यानी कि जो चैप्टर है वो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। क्या मतलब होता है रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण का? चलिए, तो बच्चों हम लोग आपसे कुछ चंद सवालात करना चाहेंगे, ज़रा उनके आंसर आप बताइएगा। आप लोग जानते भी होंगे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो आप जानते हैं क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है और जो जल होता है वो H2O होता है। हाइड्रोजन क्या होता है आप जानते हैं? हाईली ज्वलनशील होता है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। O2 ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक होता है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ आग लगेगी नहीं। और H2O जो है वो जल होता है। बोले तो ये दोनों जलाने में सहायक हैं, यानी जलते हैं, और ये जो है बुझाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है जलते हैं और ये बुझाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए अच्छा हम लोग एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप लोग जानते हो, जब सोडियम को हम लोग क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आप जानते हैं NaCl बनता है। NaCl जो कि एक साधारण लवण होता है, साधारण लवण है, लवण जिसे हम लोग नमक जानते हैं। क्या होता है ये? नमक, जो कि हम लोग डेली अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, यानी इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, आपको बताया सोडियम विषैला होता है। यदि हम लोग इसे अपनी बॉडी में इंटेक कर लेंगे तो कुछ समय बाद हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। और जो क्लोरीन गैस होती है वो भी कैसी होती है? विषैली गैस होती है। अगर हम इसे एक्सेस में इनहेल करते जाएं अपनी बॉडी में, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये हमारी बॉडी को मूर्छित कर देती है। कहने का मतलब हमारी जो श्वसन नली होती है उससे डैमेज पहुंचा सकती है, हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है, जिस वजह से हम लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये दोनों जो हैं आप जानते हो कैसे हैं? विषैले हैं, ये विषैले हैं। और जो साधारण लवण है जो इन दोनों से ही मिलकर बना हुआ है, जो कि नमक होता है, इसे हम लोग बॉडी में इंटेक करते हैं। तो आप देख रहे हो इसे हम इंटेक कर लेते हैं तो यानी कि ये विषैला नहीं है, तो इसी ये विषैले हैं और ये विषैला नहीं है, जबकि इन दोनों से मिलकर ही ये बना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि इसकी प्रॉपर्टीज से अलग हो गई हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसको। Fe यानी कि आयरन, लोहा, सल्फर के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आप जानते हो क्या बनता है? FeS यानी कि सल्फाइड बनाता है अपना। ठीक है, तो एक अच्छा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आयरन को सल्फर के साथ कुछ हीट देकर हम लोग गर्म कर देते हैं तो सल्फाइड बना लेता अपना। आप जानते हो आयरन चुंबक से आकर्षित हो जाता है, और जबकि ये जो सल्फाइड बना हुआ है इसका, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन सबस्टेंस से मिलकर एक नया सबस्टेंस बना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अपक्रिया क्या हुई? रासायनिक अपक्रिया के बारे में अगर हम बात करें कि रासायनिक अपक्रिया क्या हुई, तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अपक्रिया क्या है? रासायनिक अपक्रिया, तो देखिए रासायनिक अपक्रिया का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नया पदार्थ बन रहा है, एक प्रक्रम चला जिसके बाद एक नया पदार्थ बना, और इस नए पदार्थ के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो बिल्कुल अलग हैं, नए हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होगी? ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई नया पदार्थ बने जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण कैसे हों? अलग हों। क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया
कहलाती है। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इन्हीं में से कोई एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आप देखते हैं NaCl बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो नमक बना हुआ है NaCl, वो कैसा होता है? विषैला नहीं होता है, जबकि ये दोनों विषैले होते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो गई, विषैले होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए। चलिए करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसी का मतलब समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर का मीनिंग है उसे जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो जैसे कि आपको पता होगा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बनता है। ये हम लोग जानते हैं। अगर मैं इसको संकेतांकों के रूप में लिखूं तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, ऑक्सीजन गैस O2 क्या बनता है? जल बनता है, यानी कि H2O। ठीक है, यहाँ पर मैं दो, यहाँ पर दो, ये दो मैं लिख रहा हूँ, ये बैलेंसिंग का पार्ट है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे। तो आप देखिए जरा, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जल बनता है। लेकिन इसको यदि हम लोग संकेतांकों फार्मूले के रूप में अगर लिख देते हैं तो यही हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के संकेतांकों या उनके फार्मूले के रूप में लिख देना ही एक समीकरण के रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को संकेतांकों तथा रासायनिक सूत्रों के रूप में लिख देने से प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक क्लोराइड बनता है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। Zn प्लस जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है, यानी कि ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जिंक संकेतांक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फार्मूला है,
एक रिएक्शन के रूप में लिख दी गई है, एक स्टेटमेंट लिख दिया गया है, सॉरी रिएक्शन लिख दी गई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये हम लोग बात करेंगे आखिर रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया से अच्छे क्यों होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि जब एग्जाम्पल है, जब मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अपना ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, Mg+O2 क्या बनाता है, MgO बनाता है, ये दो और ये दो। ठीक है, अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ये बैलेंसिंग का पार्ट है। तो अब देखिए हमारे पास क्या लिखी है, एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है और ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो आखिर क्यों रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया से बेहतर है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं और आप लोगों को कुछ कारण पता भी होंगे। तो देखिए, पहला कारण ये है कि ये जो है कम समय और कम मेहनत में आ जाता है या हो जाता है। देखो, रासायनिक समीकरण जो है, हमें जैसे कोई स्टेटमेंट दी गई है, हमने देखा तो हमने उसको सीधे लिख दिया, क्योंकि हम लोग आलसी हैं ना। हम लोग बोले कौन पढ़ेगा, जब मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा अपक्रिया डालते हैं और लिख देते हैं। ठीक है, तो कम मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग आलसी हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यानी पहला पॉइंट ये है कि कम समय तथा कम मेहनत में होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिंगल ग्लास में व्यू में आती है। कहने का मतलब, जैसे ही हमने देखा कि मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मतलब अगर यह रिएक्शन लिखी होगी तो सबसे पहले फोकस हमारा इस पर जाएगा और हम लोग इसको सीखेंगे, यानी ये दिमाग में तुरंत ही आती है। कहने का मतलब, ये सिंगल ग्लास में व्यू में आती है, यह है सिंगल ग्लास में व्यू में आती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये यूनिवर्सल सत्य है, मतलब ये यूनिवर्सल मेथड है। कहने का मतलब मेरा क्या है, ये यूनिवर्सल मेथड है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कुछ बच्चे होंगे जिनकी बुक हिंदी मीडियम में लिखी होगी, कुछ बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश मीडियम में होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी पंजाबी में लिखी होगी, किसी की उर्दू में लिखी होगी, किसी की फारसी में लिखी होगी, किसी की फ्रेंच में लिखी होगी, किसी की जर्मन में लिखी होगी, किसी की जो है चाइनीज में लिखी होगी। वहाँ पर ये जो लैंग्वेज होगी, ये जो स्टेटमेंट होगा, यानी रासायनिक अपक्रिया जो होगी वो किस रूप में होगी, वो उन्हीं की लैंग्वेज में होगी, जिस लैंग्वेज की वो बुक होगी। लेकिन जो रासायनिक समीकरण है उस सभी में यही होगा, इसीलिए इसे हम लोग यूनिवर्सल मेथड कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कुछ पॉइंट हैं जिसकी वजह से रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया से बेहतर माना जाता है। हम लोग सीखेंगे इस रासायनिक अपक्रिया को आखिर क्या होती है रासायनिक अपक्रिया, एक प्रैक्टिकल के जरिए से सीखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं।